हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास को कंटिन्यू करते हुए फिर से नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल की। और गुप्त काल के अंतर्गत डिस्कस करेंगे स्पेशली एक टॉपिक पर कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। दरअसल आज का जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक जो है ना, उस टॉपिक एक्चुअल में एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में या प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, उसके पीछे के रीजन बताने होते हैं, है ना। और दरअसल होता क्या है कि ये प्राचीन इतिहास पढ़ते टाइम पे गुप्त काल को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर नहीं पढ़ पाते। दरअसल एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो बिखरा हुआ होता है और हम उसको सटीक रूप से समझ नहीं पाते। तो आज ये क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि कई बार एग्जाम में देखा गया है ये प्रश्न और अधिकतम रूप से देखा गया है। जब भी गुप्त काल पर प्रश्न आया है तो गुप्त काल पर अधिकतम जो प्रश्न आया है ना, वो यही पूछा गया है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों माना जाता था, उसके पीछे रीजन बताइए। पढ़ते हम पूरा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम इसका सटीक आंसर नहीं दे पाते, कुछ उलझन के कारण। कुछ कॉन्सेप्ट को हम एक साथ पढ़ नहीं पाते इस कारण से। तो आज उसी समस्या का हल इस सेशन के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा प्राचीन इतिहास के अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। और मैक्सिमम सब्जेक्ट है जहां पर पॉलिटिकल साइंस तो लगभग खत्म ही कंप्लीट कर चुके हैं। फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह कंप्लीट है, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कंप्लीट है पूरा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे नोट्स के साथ में। इसके अलावा यदि आप कोई भी दोस्त यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, तो बेहतरीन ऑप्शन है आपके सामने एक प्रज्ञान हिंदी नाम से। प्रज्ञान हिंदी के नाम से यूट्यूब पर एक नया चैनल है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। वहां पर अभी फिलहाल करंट अफेयर का क्लासेस चल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज, तो ये सेशन भी वहां पर चल रहा है। तो आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पर भी। और जो मेजर सब्जेक्ट आप लोग ये देख पा रहे हैं, है ना, जीएस वाले पोर्शन के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एथिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में प्रज्ञान हिंदी पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जो प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, बढ़ते हैं आपके सिलेबस की ओर। या आपका सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस अभी तक चल रही है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 2 यूनिट आपकी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट पर हम मूव कर चुके हैं। थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक आज पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल वाले सेशन से हम बात करेंगे वाका गुप्त और वाकाटक संबंधों पर, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा इसके टेबल ऑफ कंटेंट की, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत 3 पॉइंटों के माध्यम से पूरा टॉपिक कवर होगा। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे स्वर्णिम युग के रूप में, कि स्वर्णिम युग एक्चुअल में होता क्या है और गुप्त काल में ऐसी क्या खासियत थी जिससे ये स्वर्णिम युग हुआ, है ना। इसके अलावा स्वर्णिम युग होने के पीछे एक रीजन क्या थे कि भाई गुप्त काल ही स्वर्ण काल के रूप में क्यों जाना जाता है ना, इसके कारण जानेंगे। इसके अलावा इसकी विशेषताओं को देखेंगे कि गुप्त काल की विशेषताएं क्या थी, जिन विशेषताएं कारण के रूप में परिवर्तित हुई और कारणों के कारण जो है यहां पर गुप्त काल स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है आज भी, ठीक है ना। तो इन 3 पॉइंटों के माध्यम से आज का पूरा टॉपिक कवर होगा। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं बिना समय गवाए। ये प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं स्वर्णिम युग के साथ में, गुप्त काल। तो एक तो दोस्तों ये सोचिए कि अभी तक आप लोगों ने इतने शासन कालों के बारे में पढ़ा है, जिनमें से एक बड़े शासन काल जैसे मौर्य युग के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, है ना। प्राचीन इतिहास में मौर्य शासन वंश के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन वहां पर भी आप लोगों को यह नहीं मिला कि मौर्य युग भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल या स्वर्ण काल जैसी परिस्थिति से गुजरा भी हो। जबकि उस समय भी सारी व्यवस्थाएं यथावत यथासंभव सब कुछ उचित थी, है ना। धार्मिक रूप से भी लगभग लगभग धर्म सहिष्णुता का पालन किया गया था, कुछ सम्राटों को छोड़ दें तो। इसके अलावा आर्थिक रूप से समृद्ध शासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक रूप से समृद्ध शासन व्यवस्था थी, सांस्कृतिक उन्नति भी हो रही थी, हर क्षेत्र में वृद्धि थी। लेकिन फिर भी मौर्य काल स्वर्ण काल नहीं बन पाया। तो ऐसा गुप्त काल में क्या हुआ कि गुप्त काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
तो इसके पीछे कुछ विशेष कारण ये रहे हैं, जैसा भी आपने पिछले 2 लेक्चर यदि आपने कंटिन्यूअसली जो मैंने लिए हैं वो देखे होंगे गुप्त काल पर, तो आप यहां तक ये तो समझ चुके होंगे कि गुप्त काल के जो शासक रहे हैं, प्रत्येक शासक ने धर्म सहिष्णुता की नीति को अपनाना प्रारंभ किया था, पहली बात। दूसरी बात, जो शुरुआत के जो भी शासक थे उन शासकों ने अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया, और आगे के जितने भी शासक आए उन्होंने उन्हीं नीतियों का पालन किया, मतलब अपनी नीतियों को नहीं बदला, है ना। और उस समय में कला, संस्कृति, साहित्य, हर एक क्षेत्र को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब गुप्त काल के शासकों ने इस प्रकार से अपने शासनकाल में हर एक परिस्थिति में जनता का साथ दिया या देश के विकास के लिए कार्य किया, तो ऐसे में वहां की जो जनता थी वो समृद्ध जनता थी। वो जहां पर जनता समृद्ध होगी, जहां जनता समृद्ध होगी, वह काल स्वर्ण काल अपने आप ही बन जाता है। तो ऐसी ही कुछ परिस्थितियां गुप्त काल में उत्पन्न हुई। आप जरा थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे कि गुप्त काल को एक्चुअल में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। उससे पहले तो आप ये समझिए कि स्वर्ण युग आखिर होता क्या है। स्वर्ण युग आखिर होता क्या है, एक पहला प्रश्न तो यही है, स्वर्ण युग क्या है। थोड़ी देर के लिए गुप्त काल को साइड में हटाइए, पहले देखिए कि स्वर्ण युग क्या होता है। भाई स्वर्ण युग मतलब कि एक समय, एक पीरियड। कौन सा समय हो सकता है, कौन सा काल हो सकता है, कौन सा युग हो सकता है। तो दोस्त, स्वर्ण युग हम उस समय को कहेंगे या उस समय अंतराल को या उस काल को कहेंगे जो गुण में, सौंदर्य में मूल्यवान, धन संपन्न या दृढ़ शक्तिपूर्ण हो। मतलब समझ रहे हैं आप कि एक ऐसा समय काल जिसमें संपूर्ण गुण समाहित हो। स्वर्ण युग में देश की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी स्थितियां सर्वोत्कृष्ट होती है या अपने चरम पर होती है। मतलब ऐसे ऐसा युग, ऐसा समय काल जिसमें उस देश की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक या आर्थिक स्थिति सभी में यथासंभव वृद्धि हो रही हो। इतना ही नहीं, ललित कलाओं या कहें कि साहित्य का भी या उसके विभिन्न सभी अंगों का यथासंभव विकास हो रहा हो या हुआ हो। राष्ट्र और व्यक्ति दोनों का ही बहुमुखी बहुमुखी विकास होना चाहिए। यदि ये सारे गुण उस समय काल में मौजूद है तो उस समय काल को हम स्वर्ण युग कह सकते हैं या स्वर्ण काल कह सकते हैं। क्या क्लियर हुआ? स्वर्ण युग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। स्वर्ण युग का मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो स्वर्ण युग हम उस समय को कहेंगे या उस काल को कहेंगे जो समय काल राष्ट्र और व्यक्ति दोनों के लिए ही विकास का कहे तो विकास का एक स्रोत रहा हो, या फिर वह समय काल जहां पर जनता का चहुमुखी विकास हुआ हो, राष्ट्र के साथ साथ जनता का भी चहुमुखी विकास हुआ हो, जहां के शासकों ने जनता के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए यथासंभव प्रयास किया हो, जहां की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में यथासंभव वृद्धि हुई हो या अत्यधिक वृद्धि हुई हो। ऐसे समय काल को हम स्वर्ण काल कह सकते हैं। तो क्या ये सारे गुण गुप्त काल में मौजूद थे? आइए जरा उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब सुनिए। इस अवधि में, मतलब जब से गुप्त काल की स्थापना भारत में हुई तब से और गुप्त काल के पतन तक, ये पूरे काल की हम समय काल की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे समय काल में कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। एक प्रकार से आप अगर कॉमन सेंस लगा करके देखेंगे तो आप लोगों को अंदर एक सवाल उठ रहा होगा, यदि आप कंटिन्यू क्लासेस ले रहे होंगे तो कहेंगे कि सर कला का या कहे कि धर्म का और संस्कृति का विकास तो मौर्य काल में ही बहुत हुआ था। एग्जैक्टली हुआ, लेकिन मौर्य काल में धर्म का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन विज्ञान और साहित्य का विकास इतना नहीं हो पाया था जितना स्वर्ण काल में हुआ, माफ कीजिएगा, गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल एक ऐसा काल रहा है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ है, प्रत्येक क्षेत्र का, मतलब इसमें कोई भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं रहा। इसके अलावा इस काल में सोचिएगा, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, एग्जैक्टली आप लोगों ने नाम, दोनों ही नाम सुने हैं, क्योंकि इतने महान वैज्ञानिकों के यदि आपने नाम नहीं सुने तो आपका पढ़ना ही व्यर्थ है। आर्यभट्ट और बराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों ने खगोल शास्त्र और गणित में योगदान दिया। किस समय की कहानी है? स्वर्ण युग की, मतलब कि गुप्त काल की कहानी। शून्य का आविष्कार कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। दशमलव प्रणाली का आविष्कार कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। इतने बड़े बड़े आविष्कार गुप्त काल में हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि
कि यह समय काल ऐसा था या इस समय के जो शासक थे वो ऐसे थे जो प्रत्येक विकास को सपोर्ट करते थे, प्रत्येक प्रकार से विकास को सपोर्ट करते थे ताकि देश और जनता का विकास हो सके। समझ आई? सोने के सिक्के का प्रचलन चालू हो गया, सोने के सिक्कों का प्रचलन चालू हुआ। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में एक फिक्स मुद्रा का प्रचलन चालू होता है तो वो किस चीज का संकेत करती है कि वहां की आर्थिक जो व्यवस्था है वो स्थिर हो चुकी है, आर्थिक व्यवस्था स्थिर हो चुकी है। अब वहां पर वस्तु विनिमय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मुद्रा दीजिए और वस्तु खरीदिए, मतलब आर्थिक स्थिति क्या हो गई, स्थिर हो चुकी है। गुप्त काल ने भारत को कला विज्ञान संस्कृति में विश्व गुरु बनाया है। ये विश्व गुरु हम मध्यकाल में या आधुनिक काल में नहीं बने, बल्कि विश्व गुरु हम कला विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में जो विश्व गुरु रहे हैं वो प्राचीन समय से रहे हैं। और आज इसीलिए डंके की चोट पर कहते हैं कि कुछ समय में हम आज भी विश्व गुरु की श्रेणी में पहुंच सकते हैं। बात समझ आए आपको? तो कला विज्ञान और संस्कृति में जो विश्व गुरु का ओहदा हमको प्राप्त हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो गुप्त काल ही रहा है। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो ये कुछ शब्दों के माध्यम से ये पूरी घटना मैंने यहीं पर आप लोगों को बता दी है ना। सबसे पहले स्वर्ण काल किसको कहते हैं, पहले पैराग्राफ में मैंने आपको वो समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में गुप्त काल स्वर्ण काल क्यों बना, उसके पीछे ये रीजन थे सब कुछ। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, है ना। अब बाकी बचा हुआ जो कंटेंट है अब आप स्लाइड बाय स्लाइड अब समझते चलेंगे, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने ध्यानपूर्वक इस स्लाइड को समझाया तो। देखिए इसके पीछे रीजन क्या थे, अब हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे कि गुप्त काल स्वर्ण काल बन गया क्यों, क्या कारण था इसके पीछे। तो कुछ 5-6 कारण पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, महान प्रतिभा संपन्न सम्राटों का युग। क्या नाम दिया सबसे पहले, जितने भी शासक गुप्त काल में रहे हैं, जितने भी शासक गुप्त काल में रहे हैं वो सब के सब महान प्रतिभा संपन्न सम्राट रहे हैं। किसी भी युग की महानता, शासन की सफलता, सामाजिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि जो है उस युग के शासकों पर निर्भर करती है कि शासक कितने योग्य है, कितने प्रतिभा संपन्न है। और गुप्त काल में कई बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सम्राट हुए जिन्होंने हर परिस्थिति में जो है विदेशी दासता से देश को मुक्त करवाया। देश की जो विघटनकारी शक्तियां थी, विघटनकारी मतलब कि जहां पर देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उन सब शक्तियों को समाप्त करके और एक नए राष्ट्र का निर्माण करने में ये सफल हुए। बाहरी सुरक्षा और आंतरिक शांति प्रदान करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। समझ, तो सफलता गुप्त सम्राटों को प्राप्त हुई, वह संभवतः अन्य किसी और सम्राटों को प्राप्त नहीं हुई। तो इस कारण से एक पूरा गुप्त सम्राट मतलब गुप्त साम्राज्य में ना, गुप्त वंश में एक ऐसा क्रम चला था, एक ऐसा क्रम चला शासकों का जिन्होंने एक प्रॉपर तरीके से शासन व्यवस्था को संभाला। इतने प्रॉपर शासक जो थे ना, मतलब पुराने शासकों की नीतियों को हूबहू अपनाना और अपने साम्राज्य का और विस्तार करना, साम्राज्य के विस्तार में जनता के अधिकारों को नहीं कुचल देना, इसका भी विशेष ध्यान रखना, ऐसा और किसी युग में नहीं हो पाया। तो ये एक विशेष रीजन रहा है, गुप्त काल स्वर्ण काल बना, इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है उसके सम्राट। जितने भी गुप्त काल के सम्राट हुए हैं सबके सब योग्य सम्राट थे, प्रतिभा संपन्न सम्राट थे। दूसरे बिंदु की बात करें तो गुप्त सम्राटों की नीति और संरक्षण। तो भाई इतने महान सम्राट थे, उनको पता था कि किस प्रकार की नीतियों को अपनाना चाहिए, किस किस को यहां पर संरक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने जो नीतियां उन्हें बेहतर लगी या एक शब्द में कहें तो उदार नीति उन्होंने अपनाई, उदार नीति, ठीक है। उनकी उदार नीति के छत्र छाया में संपूर्ण देश ने विकास किया, संपूर्ण देश की संपूर्ण जनता के संपूर्ण वर्गों ने विकास किया और संपूर्ण क्षेत्रों में विकास किया। वो विद्या के उदार संरक्षण से गुप्त काल में सर्वोन्मुखी उन्नति हुई। विद्या के उदार संरक्षण से उन्होंने ज्ञान को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया, ज्ञान को हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने। और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति या कहें कि नीति और संरक्षण से कला के क्षेत्र में ओजस्वी परिणाम संभव हो पाया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति उन्होंने अपनाई और ऐसी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने से हर धर्म ने उस समय विकास किया और हर धर्म में मतलब कि हर एक व्यक्ति ने विकास किया। तो इसी कारण से वह काल स्वर्ण युग के रूप में आज जाना जाता है। तो दो कारण आपने देखे, प्रतिभा संपन्न सम्राट
गुप्त युग में। उसके बाद में सम्राटों की उदार नीतियां, ठीक है ना, उदार नीतियां। तीसरे पॉइंट के रूप में आप देखोगे शांति और व्यवस्था। क्या? शांति और व्यवस्था। तो गुप्त सम्राटों के शासनकाल में देश में विद्रोह या विप्लव नहीं हुए। क्या कहा गया? जब गुप्त काल था या गुप्त साम्राज्य के समय में क्या हुआ, इस समय में कोई विशेष विद्रोह या विप्लव नहीं हुए, मतलब कि कोई कलह, है ना, कोई विद्रोह नहीं हुए, बल्कि शांति और व्यवस्था बनी रही। ये अपने आप नहीं हुआ, हालांकि शासकों ने अथक प्रयास किया इसके पीछे, कई युद्ध लड़े, तब देश में शांति व्यवस्था को बनाए स्थापित कर पाए थे। ये कई प्रकार की कलाओं को और साहित्य का अच्छा खासा विकास हुआ, वाणिज्य और व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। और जब कला साहित्य का विकास हुआ, वाणिज्य व्यापार का विकास होगा, तो आर्थिक समृद्धि तो आएगी ना देश में। और वही आर्थिक समृद्धि गुप्त काल को स्वर्ण काल बनाने में के लिए विशेष उत्तरदायी हुई। क्लियर है? और लेकिन ये जितनी भी समृद्धि होती है, जो संपन्नता होती है, कब आती है? जब देश में शांति हो और व्यवस्था बनी रहे, तभी देश आर्थिक रूप से उन्नति कर सकता है। तो ये जो विशेष व्यवस्था थी शांति वाली, ये गुप्त सम्राटों ने अपने देश को दी, तब कहीं जाकर के उस राष्ट्र ने अपना चहुमुखी विकास किया। चहुमुखी मतलब चारों दिशाओं में विकास। इसके अलावा अन्य बिंदु पर भी आप फोकस कर सकते हो, जैसे विदेशों से सांस्कृतिक संबंध। गुप्त सम्राटों ने अपने ईगो से बाहर निकल करके और उन्होंने चारों क्षेत्रों में, मतलब प्रत्येक दिशा में वृद्धि के अवसर ढूंढे। उन्होंने विदेशों से सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक हर प्रकार के संबंध स्थापित किए। समझिएगा, यहां पर गुप्त शासकों ने विदेशों से सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक हर क्षेत्र में संबंध विकसित किए। जैसे देखिए, मध्य एशिया के प्रदेशों जैसे कि चीन, रोम, मिस्र और कई पश्चिमी देशों से उन्होंने निरंतर संपर्क वो बढ़ाते रहे। इससे सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो इन्होंने विदेशों से भी अपने संबंध बनाए रखे, जिससे भारत का विकास होता रहा। इसके अलावा अंतिम पॉइंट के रूप में भारतीयों की शिष्टता। अब ऐसे देश में जहां का सम्राट बुद्धिमान हो और वो देश में शासन व्यवस्था को स्थायित्व देने के योग्य हो, देश में शांति व्यवस्था स्थापित कर पाए, उस देश का आर्थिक रूप से विकास कर पाए, तो वहां जनता में अपने आप शांति व्यवस्था होगी, जनता समृद्धशाली होगी, जनता बुद्धिमान होगी, जनता हर क्षेत्र में अपना कार्य करके, अपनी भूमिका का निर्वहन करके और अपना विकास कर रही होगी। और जब जनता विकास करती है, तो सिर्फ उसका शारीरिक या आर्थिक, सामाजिक ही विकास नहीं, बल्कि उसका मानसिक विकास भी होता है। और जब किसी व्यक्ति का मानसिक विकास हो चुका होता है, तो वो भी विद्वान बन चुका होता है। और ऐसे शासकों के साम्राज्य में जो जनता थी, वो जनता भी विद्वान बन चुकी थी, मतलब कि बहुत ही अच्छे से विचार विमर्श करने की योग्य, या कहें कि बहुत ही अनुराग रखने वाली, बहुत ही नम्र रहने वाली, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विशेष सपोर्ट करने वाली ऐसी जनता उस साम्राज्य में हुआ करती थी, जिसके कारण से उस समय काल ने तीव्र गति से वृद्धि की। कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, इन सभी के मार्ग खुल गए, विकास के मार्ग खुल गए। इसके पीछे रीजन क्या था? जनता भले ही असाधारण अनुराग और नम्रता का प्रमाण रही है उस समय की, लेकिन जनता जो नम्र हो पाई, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण करने के योग्य हो पाई, उसके पीछे रीजन क्या था? उस समय के शासकों के द्वारा दिए गए वो अधिकार, उस समय के शासकों के द्वारा दी गई वो स्वतंत्रता और वह व्यवस्था। उसी व्यवस्था के कारण उस समय की जनता, या कहें कि उस समय के राज्य के जो भी महान विद्वान लोग थे, वो अपने अपने क्षेत्रों में अथक प्रयास करके और विकास कर पाए थे। ये 5 रीजन आप लोगों ने देखे हैं गुप्त काल के स्वर्ण काल होने के पीछे के उत्तरदायी है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 के रूप में गुप्त काल की विशेषताओं के बारे में। कभी कभी एग्जाम में विशेषताएं भी आप लोगों से पूछ ली जाती है कि गुप्तकालीन स्वर्ण काल की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं, अब यहां पर क्या होता है ना कि देखिए, विशेषताएं वाले पॉइंट अगर आपको याद भी ना हो ना, तो थोड़ी सी चालाकी करके ना आप जो हमने अभी जस्ट अभी रीजन देखे ना गुप्त काल के स्वर्ण काल होने के कारण, ये वाले जो कारण जिसमें हमने 5 पॉइंट देखे हैं, इन 5 पॉइंटों को घुमा फिरा करके आप इसकी विशेषताएं भी बना सकते हो, क्योंकि विशेषताएं तो है गुप्त काल की, तभी तो स्वर्ण काल बना।
खैर इसके पीछे में और आपको कुछ 5 पॉइंट और दे देता हूं ताकि आप लोगों की मेमोरी और अच्छी खासी बनी रहे, कंटेंट अच्छा खासा आपके पास में रहे। राजनीतिक एकता व दृढ़ता, और हाँ, इन विशेषताओं वाले पॉइंटों को ना कारण में भी यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, राजनीतिक एकता एवं दृढ़ता। तो मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद, ध्यान से सुनना, मौर्य साम्राज्य में अशोक की मृत्यु के बाद लगभग मौर्य साम्राज्य का पतन होना चालू हो गया था, है ना। इसलिए कहा गया कि मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद और गुप्त साम्राज्य के उदय होने से पहले का जो बीच का जो समय था, इस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहा। तो अशोक तक तो भारत पूरा एक छत्र छाया में रहा, है ना, एक छत्र छाया में रहा, पूरा भारत एक रहा। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद में कई सारे प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। तो अशोक की मृत्यु के बाद और गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पहले का जो समय था, उस पूरे समय में भारत पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहा, क्योंकि कई विदेशियों ने भारत के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करके उन राज्यों पर अपने अपने वंशों की स्थापना कर ली। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय केंद्रीय सत्ता का अभाव था, मतलब एक ऐसी सत्ता का अभाव था जो पूरे देश का शासन व्यवस्था संभाल सके, जैसे कि मौर्यों ने संभाल रखी थी अशोक से पहले, है ना। तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने कुषाण, यूनानियों, शकों और क्षत्रपों आदि जो विदेशी राज्यों से आए थे आक्रमण करने और यहां पर स्थापित होकर के बैठ गए थे, उन सबको वापस खदेड़ा, उनसे देश को आजाद करवाया, आजाद करवा करके एक छत्र की स्थापना की, एक छत्र राज्य की स्थापना की। ये इसकी विशेषता रही है। दूसरी विशेषता आर्थिक समृद्धि और संपन्नता, आंतरिक शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा, यातायात के साधनों की समुचित व्यवस्था। देश की आंतरिक और बाहरी व्यापार को खूब प्रोत्साहन मिला, है ना भाई। आंतरिक शांति थी उस समय, व्यवस्था बनी हुई थी, सुरक्षा और यातायात के साधन भी अच्छे खासे व्यवस्थित हुआ करते थे। इन सब ने देश में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से जो व्यापार हो रहा था उसको अच्छा प्रोत्साहन मिला। मध्य एशिया के देशों, पूर्वी देशों, दक्षिण पूर्वी देशों, है ना, या द्वीप समूहों, रोम, मिस्र, ईरान, अरब या अन्य पाश्चात्य देशों, इन सबसे ना निरंतर जो विदेशी व्यापार था वो बना रहा। अच्छी अच्छी कहें तो एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ ही व्यापार हो रहा था, और भारत का लगभग पूरी दुनिया के साथ व्यापार संपन्न होता था उस समय में। क्यों? आर्थिक समृद्धि के पीछे यही तो रीजन था, है ना। क्योंकि भारत का विदेशी व्यापार, गुप्त काल में भारत का विदेशी व्यापार बहुत ही संपन्न था, और जब विदेशी व्यापार संपन्न होगा तो देश की आर्थिक समृद्धि, देश में आर्थिक समृद्धि आना तो तय है, देश आर्थिक रूप से संपन्न होना तय है। तो ये एक दूसरी विशेषता। इसके अलावा धार्मिक पुनरुद्धार और सहिष्णुता, जैसा कि आपने सुना था कि जब तक मौर्य साम्राज्य था तब तक मौर्य सम्राटों ने अधिकतम रूप से बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, है ना, बौद्ध धर्म का ही समर्थन किया था। तो ऐसी स्थिति में जो वैष्णव धर्म था या ब्राह्मण धर्म था ना, वो डाउन हो रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही गुप्त काल की स्थापना हुई, तो गुप्त काल में क्या हुआ, उन्होंने वैष्णव धर्म को, वैष्णव धर्म के मतावलंबी थे वो, मतलब मानने वाले थे वैष्णव धर्म को, इस कारण से ब्राह्मण धर्म का फिर से पुनरुद्धार हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे या वैष्णव धर्म को मानने वाले थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म या जैन धर्म, अन्य धर्मों की आलोचना की होगी, नहीं, उनका भी सपोर्ट किया। लेकिन चूंकि वो मतावलंबी थे वैष्णव धर्म के, ब्राह्मण धर्म को के उदार संरक्षक थे वो, उन्होंने संरक्षा की, इस कारण से ब्राह्मण धर्म का खूब विकास हुआ। तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ उसका। इसके अलावा अन्य जो विशेषता रही उसमें साहित्यिक प्रगति भी मुख्य विशेषता इसकी मानी जा सकती है। समय काल की विद्यानुरागी विद्वान गुप्त सम्राटों ने संस्कृति को राज्याश्रय दे करके उसके विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। गुप्त सम्राटों की राज्यसभा संस्कृति के कवियों और विद्वानों से भरी हुई रहती थी। उन्होंने अपने कवि अभिलेखों, मुद्राओं में विशुद्ध संस्कृत का उपयोग किया, संस्कृत को अपनी राज्य भाषा बनाया, राज्य भाषा बनाने से वो साहित्य की भाषा भी बनती चली गई। ठीक है ना। इससे क्या हुआ, शांति और समृद्धि के कारण जनता की बौद्धिक चेतना जागने लगी और देश में कई महाकवि, लेखक, नाटककार, दार्शनिक आदि आदि हुए, क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिली ना। स्वतंत्रता मिलने से कई पक्षों से लोग निकलने लगे। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में वैज्ञानिक उन्नति भी, तो इस काल की एक प्रमुख विशेषता वैज्ञानिक काल में उन्नति भी रही है। गुप्त युग वैज्ञानिक उन्नति में भी पीछे नहीं रहा। ज्योतिष, गणित, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, इन सब में उन्होंने अथक जो है
प्रगति की और दशमलव प्रणाली की खोज इस समय में हुई, प्रचार भी इसी युग में हुआ। ठीक है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, नक्षत्रों की अपनी गतिविधि है। अब सोचिए ना यार, विज्ञान, ये पाश्चात्य विज्ञान अब प्रूव कर रहा है। सोचिए, देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कब कह दिया? गुप्त युग में, गुप्त काल में कह दिया था। नक्षत्रों की अपनी गतिविधि है, नक्षत्र अपने अपने स्थान पर रहते हैं, है ना, अपनी अपनी गतिविधि, अपनी अपनी गतिविधि के हिसाब से वो घूमते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में चंद्रमा के आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। ये सिद्धांत जो है पहले ही खोज लिए गए थे। यह है भारतीय संस्कृति, जो प्राचीन समय में ही सब कुछ बता दिया गया था, लेकिन चूंकि ये लोग कॉपीराइट नहीं करवा पाए थे, है ना, इसलिए इसलिए गुरुत्वाकर्षण की जब बात आती है तो आप समझते हैं सेब के टपकने से गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न है ना, तो वो सब बात की बातें हैं। ये सारी बातें भारतीय संस्कृति में पहले ही उल्लेखित हो चुकी थी। ठीक है ना, आज किसको माना जाता है? भाई जिसका जो कॉपीराइट करवा चुका है, कॉपीराइट हो चुका है तो उसका नाम चलता है। आप किताबों में पढ़ते हो तो उन्हीं लोगों को पढ़ते हो जिनका नाम से कॉपीराइट है। लेकिन वास्तविक रूप से जिन्होंने इन बातों का खुलासा किया है, जनता के देश दुनिया के सामने रखा है, वो लोग कोई और ही थे। इस पर पूरे विस्तार से कभी पढ़ना हो ना तो भारतीय संस्कृति को पढ़िएगा आप, कला और संस्कृति, उसमें आपको पूरे विस्तार से चीजें पढ़ने को मिलेगी। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज बस यहीं तक मैंने 3 पॉइंटों की बात की है, जिसमें स्वर्ण काल को समझा है, उसके बाद में गुप्त काल के स्वर्ण काल होने के पीछे रीजन पर बात की है, उसकी विशेषताओं पर बात की है। तीनों के माध्यम से आपका एक क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है कि भारतीय प्राचीन इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों माना जाता है, इसके पीछे के रीजन बताइए, कारण बताइए। तो वो सारी चीजें आप, पूरा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कल वाले सेशन में हम बात करेंगे नए टॉपिक की, गुप्त और वाकाटक, गुप्त वंश और वाकाटक वंश के बीच में किस प्रकार के संबंध थे, उन संबंधों पर चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 34 कल हम लेने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे कल वाले सेशन में। कोशिश कर रहा हूं अभी सेशन कंटिन्यू करने की, धीरे धीरे आ रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर, बीच में काफी गैप हो चुका था। अभी सेकंड ईयर वाले बच्चे थोड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके क्लासेस टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही है। थर्ड ईयर वाले बच्चों की क्लासेस भी टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही है। माफी चाहूंगा यार, लेकिन थोड़ा सा क्या वक्त ज्यादा लगने के कारण क्लासेस टाइम पे नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन प्रयास मेरे द्वारा बना हुआ है कि निरंतर रूप से बनी रहे, क्योंकि थोड़ा सा प्रज्ञान पर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है अभी करंट अफेयर के कारण। करंट अफेयर की क्लासेस तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा टाइम जो है उधर डाइवर्ट हो चुका है, माइंड भी और टाइम भी। इस कारण से मैं सेकंड और थर्ड ईयर की क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन प्रयास मेरा बना हुआ है कि धीरे धीरे मैं सभी को वापस से सेटल कर दूँ। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ सब्सक्राइब करके, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है ना। मिलेंगे अगले सेशन में। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जिसे ज्वाइन करके आप हमारे परमानेंट जो है स्टूडेंट बन सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर और नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच।